नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज पढ़ते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सीताराम सिंह के द्वारा लिखित। माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। राष्ट्रवाद की आधुनिक धारणा और परिस्थितियाँ कुछ भी हों, उसमें सदियों कुछ ऐसे तत्व रहे हैं जिन्होंने मनुष्य के एक स्वर्ग को अपनी ओर आकृष्ट करके उन्हें पंक्तिबद्ध किया है। उदाहरण के लिए अधिकांश प्राचीन व्यक्ति जैसे भारतीयों, चीनियों, यूनानियों और रोमनों में सदियों मातृभूमि के प्रति लगाव रहा है। प्राचीन समय से ही भारतीयों के लिए माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक प्रशंसनीय रही है। वास्तव में प्रातःकाल धरती पर अपने पाँव रखने से पहले एक भारतीय क्षमा याचना करता है। समुद्र वसने देव पर्वत स्तने मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शो क्षमस्व में। एक भारतीय ने सदियों संपूर्ण भारत को अपना देश माना। पुराणों के अनुसार वह भूमि जिसकी उत्तर में हिमालय और 3 दिशाओं में समुद्र द्वारा सीमा निश्चित होती थी, भारतवर्ष थी और उसमें भारत के वंशज निवास करते थे। राजाओं ने सदैव चक्रवर्ती बनने की आकांक्षा की है। उपदेशकों, संतों और विद्वानों ने संपूर्ण भारत को अपनी कर्मभूमि माना है और जनसाधारण ने 4 धामों, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिकापुरी की यात्रा को सर्वाधिक पुण्य कार्य माना है। आदि शंकराचार्य, जिनकी युवावस्था में मृत्यु हुई, संपूर्ण भारत को अपनी व्यवस्था के अंतर्गत लाने के आकांक्षी थे। उन्होंने भारत के 4 कोनों बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी में अपने 4 मठों की स्थापना की। जब भी एक भारतीय स्नान करता है, वह 7 पवित्र नदियों के जल का आह्वान करता है। कभी कभी स्वयं को शुद्ध करने के लिए मुसलमानों भी पवित्र गंगा जल का प्रयोग करते हैं। हालांकि भारत को प्राचीन समय से ही आक्रमणकारियों की एक के बाद एक दूसरी लहर का सामना करना पड़ा, लेकिन वे सब भारतीय समाज में समायोजित हो गए और यथा समय उन पर भारत माता की अपनी मुहर लगा दी। जिनकी भारत समाज में पूर्ण समायोजन नहीं हो सका, उन्हें बाहर फेंक दिया गया। अंग्रेजों से पूर्व सभी आक्रमणकारी उत्तर दक्षिण की सड़क के रास्ते से भारत आए थे और उन्होंने यथा समय भारतीय समाज ने आत्मसात कर लिया। केवल अंग्रेज ही समुद्र के रास्ते से आए। उन्होंने स्वयं को भारत समाज से अलग रखा, आश्चर्यजनक संपत्ति को लूटा, परंतु जैसा हमेशा इसके इतिहास में हुआ है, भारत ने अपनी नींद से जागकर संसार को चौंका दिया और घुसपैठियों को बाहर फेंक दिया। इन युगों के दौरान भारत को इतना शक्तिशाली किसने बनाया? उसे अपने संपूर्ण उतार चढ़ाव से भरपूर जीवन वृत्त में प्रतिकूल हवा के झोंकों को सहन करने की शक्ति किसने दी? वह जीवन शक्ति क्या थी? वह संभवतः उसकी सांस्कृतिक एकता की अवधारणा थी, जो उसके केंद्राभिमुख शक्तियों का केंद्र थी। प्रतिकूल भौतिक परिस्थितियां और परिवहन की कठिनाइयों ने केंद्र अपसारी तत्वों को बढ़ावा दिया और अनेक बार भारत की राजनीतिक एकता अस्त व्यस्त हो गई। लेकिन इसके साथ ही विचारधारात्मक एकता की शक्तिशाली प्रवृत्ति भी हमेशा कायम रही और कभी कभी राजनीतिक फूट के होते हुए भी भारत एक बना रहा। इसलिए भारत ने कभी भी किसी आक्रमण के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं किया। जैसे ही किसी ताकत ने स्वयं को स्थापित किया, उसके विरुद्ध आंदोलन आरंभ हो गया। अंग्रेजों का भारत पर आक्रमण नवीनतम और सर्वाधिक घृणात्मक था। यहाँ व्यापारी जहाज के बाद बाइबिल और बाइबिल के बाद बंदूक आई। प्लासी के युद्ध के बारे में कहा जाता है कि उसने भारत ने अंग्रेज शासन की बुनियाद रखी, लेकिन प्लासी में ब्रिटिश शासकों के पराक्रम, क्लाइव के श्रेष्ठ रण कौशल अथवा अंग्रेज के चरित्रों की नहीं बल्कि मीर जाफर और राय दुर्लभ के विश्वासघात की जीत हुई। जो जीत विश्वासघात के साथ आरंभ हुई, वह कूटनीति के साथ समाप्त हुई। भारत में
अंग्रेजों ने स्वयं को पूर्ण रूप से संस्थापित करने के लिए लगभग एक शताब्दी 1757 से 1857 का समय लिया, लेकिन भारत इन 100 वर्षों को बिना शिकायत किए सहन नहीं किया। भारत में अंग्रेजों को अनेक बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। न केवल मराठे, मैसूर और सिख इनके लिए सिरदर्द बने, बल्कि उन्हें अनेक नागरिकों, असातियों, जनजातियों और कृषकों विद्रोहियों का भी सामना करना पड़ा। प्लासी की जीत के तुरंत बाद वह लूट आरंभ हो गई, जिसे प्लासी की लूट के नाम से जाना जाता है। कंपनी के स्थानीय शासकों, कुलीनों और जमींदारों की संचित संपत्ति को छीनना आरंभ कर दिया। इसके पूर्व कोई भी आक्रमण आर्थिक रूप से ब्रिटिश आधिपत्य जैसा शोषक नहीं रहा था। फलस्वरूप बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। जिन लोगों में थोड़ी सी भी सजीवता बची थी, वे इस अमानवीय व्यवहार को सहन नहीं कर सकते थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने सशस्त्र प्रतिरोध किया, उसमें स्वाभाविक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष और नाराजगी थी। बेदखल शासकों और उनके उत्तराधिकारियों ने उनका नेतृत्व किया और उनसे कृषकों और दस्तकारों के भी वर्ग भी जुड़ गए, जिनकी अपनी स्वयं की शिकायतें और दुख तकलीफें थी। अंग्रेजी शासन की शुरुआत के साथ ही विद्रोह आरंभ हुए। सन्यासी विद्रोह 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक जारी रहा। इस विद्रोह की धार्मिक मठावासियों और जमींदारों ने अगुवाई की और उससे विस्थापित सैनिक और बेदखल कृषक वर्ग भी जुड़ गया। चुआड़ विद्रोह, जो बंगाल और बिहार के 5 जिलों तक फैल गया था, 1766 से लेकर 72 तक जारी रहा। एक अन्य चुआचर विस्फोट 1795 से लेकर 1816 तक चला। 1804 से 1817 के मध्य उड़ीसा के जमींदार का विद्रोह हुआ। 1794 में दक्षिण भारत में विजयनगरम के राजा ने विद्रोह किया। 1790 के दशक के दौरान तमिलनाडु के और 1801 में मालवार और डिंडिगल के पोलीगारों ने बगावत की। 1801 से 5 के मध्य तटीय आंध्र में भूस्वामियों ने विद्रोह किया। 1813 से लेकर 1834 तक पार्लकिमेडी के जमींदार ने विद्रोह किया। 1800 में और उसके बाद 1831 में मैसूर में भी खलबली मची। 1830 से 34 में विशाखापट्टनम में बगावत हुई। 1805 में ट्रावनकोर के दीवानी वेल्यू थेम्पू ने विद्रोह किया। 1816 से 1832 के मध्य कई बार सौराष्ट्र के शासकों ने विद्रोह के झंडे बुलंद किए। गुजरात के कोलियों ने 1824 से 25, 1828, 1839, 1849 में विद्रोह किया। महाराष्ट्र में अनगिनत विद्रोह हुए। कित्तूर बगावत 1824 से 29, सतार बगावत 1841, कोल्हापुर विद्रोह 1824 और गडकरियों के विद्रोह 1844 का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। उत्तरी भारत भी समान रूप से अशांत था। पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाटों ने 1824 में, बिलासपुर के राजपूतों ने 1805 में, अलीगढ़ के तालुकेदारों ने जमीन 1814-17 में, जबलपुर के बुंदेलों ने 1842 में विद्रोह किया। स्थानीय शासकों, जमींदारों और कृषकों के बीच पारस्परिक संबंध और निष्ठाएं थी। ये विद्रोह अपने चरित्र के स्वाभाविक रूप से स्थानीय और एकांकी थे, परंतु उन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष की स्थापना, स्थानीय परंपराओं की स्थापना की। अनेक बार जनजातीय लोगों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। वे अंग्रेजों के नियंत्रण के प्रसार और अपनी पारंपरिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के विघटन के विरुद्ध थे। वे सबसे ज़्यादा अपने जीवन में साहूकारों, व्यापारियों और लगान उगाहने वाले किसानों के विरुद्ध थे, जो अपने निर्दयी सामाजिक और आर्थिक शोषण तथा जीवन के
पारंपरिक तरीके के ब्रिटेन में उपनिवेशवाद के अनुयायी और अंग्रेजों के एजेंट थे। जनजातीय लोगों ने अभूतपूर्व वीरता और प्रतिरोध की क्षमता का प्रदर्शन किया। शासकों ने उनका बड़ी निर्ममता से दमन किया। वे प्राचीन हथियारों से सज्जित थे और अत्यंत आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेजी सेना के विरुद्ध वह एक असमान लड़ाई थी। कोल विद्रोह 1820 से 37, संथाल विद्रोह 1855 से 56, रंपा विद्रोह और मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विद्रोह में गिना जा सकता है। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत कृषकों को सर्वाधिक हानि हुई और जब भी उन्हें अवसर मिला उन्होंने अंग्रेजी शासन को हानि पहुंचाई। उनका विद्रोह अक्सर सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों के रूप में प्रकट हुआ। इन्होंने भूस्वामित्व संबंधी रूप लिया, परंतु वे धीरे धीरे अंग्रेज विरोध का आंदोलन में विकसित हो गए। उदाहरण के लिए वहाबी आंदोलन, जो एक बार बंगाल, बिहार, पंजाब और मद्रास तक फैल गया था। बंगाल के फराजी आंदोलन और पंजाब में कूका विद्रोह पर विचार किया जा सकता है। 1858 के पश्चात कृषकों ने सरकार, साहूकारों, जमींदारों और विदेशी बागान मालिकों के विरुद्ध सीधी लड़ाई लड़ी। बंगाल का नील आंदोलन 1859 से 60 अत्यंत प्रसिद्ध है और उसके दूरगामी परिणाम हुए। नील की खेती पर विदेशियों का एकाधिकार था और उसमें अनेक बुराइयां थीं। कृषकों को नील की खेती करने को विवश किया जाता था। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए उनका उत्पीड़न किया जाता था और उन्हें यातनाएं दी जाती थी। अक्सर उन्हें पिटाई और नज़रबंदी का सामना भी करना पड़ता था। दीनबंधु मित्र की रचना नील दर्पण ने खेतहरियों किसानों की स्थिति का अत्यंत कारुणिक चित्र खींचा है। 1859 में कृषकों के विद्रोह बड़ी वीरता के साथ बागान मालिकों की पाशविकताओं का सामना किया, लेकिन नील की खेती करने से इनकार कर दिया। बंगाली बुद्धिजीवियों ने उनका पक्ष लिया और उनके समर्थन में शक्तिशाली आंदोलन छेड़ा। सरकार कमीशन नियुक्त करने को विवश हो गई, जिसके परिणामस्वरूप कृषकों की दशा सुधार हुई। इसी प्रकार 1866-68 में दरभंगा और चंपारण में बिहार के नील की खेती करने के वाले किसानों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह किया। पूर्वी बंगाल में 1870 के दशक के एक बार फिर भूस्वामित्व संबंधी बगावत हुई। काश्तकारों के उत्पीड़न की वजह से बंगाल के जमींदार बदनाम हो चुके थे। ये काश्तकार व्यवहारिक रूप से गैर मौरूसी काश्तकार थे। उन्होंने बेदखल और परेशान किया गया गैर कानूनी तरीके से उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया। इसमें उनकी फसल, चल संपत्ति और बलात् छीना झपटी भी शामिल थी। बढ़े हुए लगान का संग्रह करने और कृषकों को स्वामित्व संबंधी अधिकारों को हासिल करने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वामित्व संबंधी अधिकारों को हासिल करने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर ताकत का प्रयोग किया गया। लेकिन कृषकों का भी प्रतिरोध का एक लंबा रिकॉर्ड था। 1782 में उत्तरी बंगाल के कृषकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की लगान उगाने वाले किसान देवी सिंह के विरुद्ध विद्रोह किया। जब सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, केवल तब ही कृषकों का दमन किया जा सका। परंतु जब तक कृषकों को यह विश्वास नहीं दिलाया गया कि उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए वैधानिक कदम उठाए जाएंगे, छुटपुट कृषकों आंदोलन होते रहे। भारत के अन्य भागों में भी कृषक आंदोलन हुए, परंतु वे भारत में ब्रिटिश आधिपत्य के लिए कहीं भी खतरा नहीं बने। वे केवल बेदखली और स्थानीय उत्पीड़न के विरुद्ध स्थानीय विद्रोह थे। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक विद्रोह था। विद्रोह के कारणों, प्रकृति और प्रभाव के संबंध में काफ़ी विवाद
है, परंतु इस तथ्य को नहीं नकारा जा सकता कि उसने भारत में ब्रिटिश शासन की बुनियादों को हिला दिया। यह सही है कि 1813 तक धार्मिक और सामाजिक मामलों में कठोर तटस्थता कायम रखने के पश्चात कंपनी की सरकार में कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा आरंभ कर दी गई थी। अब ईसाई धर्म उपदेशक भी गॉस्पेल का उपदेश देने के स्वतंत्र थे। इसमें संदेह नहीं है कि लॉर्ड डलहौजी ने रेल, तार और आधुनिकीकरण के अन्य साधन की शुरुआत की। उन्होंने अधिक सचेत और दक्ष तरीके से भारत के शोषण में अंग्रेजों की सहायता की, परंतु लोगों की सामाजिक और आर्थिक शिकायतें विद्रोह का वास्तविक कारण थी। कृषक सरकारी लगान की नीति और उसके फलस्वरूप अपनी भूमि से बेदखल होने और पुलिसों और न्यायालयों से निम्न अधिकारियों के उत्पीड़न और भ्रष्टाचार की वजह से असंतुष्ट थे। विशेषकर उत्तरी भारत में समाज के मध्यम और उच्च वर्गों में ऊंची सेवाएं से निकाले जाने की वजह से आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत अधिक नुकसान हुआ। धार्मिक और सांस्कृतिक व्यवसायों में लगे व्यक्ति जैसे मुल्ला, पंडित और विद्वान अब बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनके संरक्षक स्थानीय राजाओं, जमींदारों और भूस्वामियों को सत्ता से वंचित कर दिया गया था। 1856 में अवध के अधिग्रहण पर विशेष कर अवध में नाराजगी प्रदर्शित की गई, क्योंकि अब अनेक तालुकेदारों को उनकी भूसंपत्ति से वंचित कर दिया गया था। कंपनियों की सेना में बहुत से सिपाहियों को अवध से भर्ती किया गया था। उन्होंने भी नवाब को गद्दी से उतारने पर नाराजगी प्रदर्शित की। वे इस वजह से परेशान भी थे कि कंपनी सरकार उनके परिवारों से बढ़ी हुई दर पर वसूल कर रही थी। लॉर्ड डलहौजी की अधिग्रहणवादी नीति राजाओं में दहशत फैलाने और विशेषकर झांसी की रानी नाना साहिब और बहादुर शाह को शत्रु शिविर में भेजने के लिए जिम्मेदार थी। कंपनी की भारतीय सेना में भी असंतोष कम नहीं था, क्योंकि सैनिक की सेवा की परिस्थितियां शोचनीय थी। उन्हें कम वेतन मिलता था, उनके साथ सम्मानीय व्यवहार नहीं होता था और उनके लिए प्रोन्नति की संभावनाएं भी नहीं थी। वे सूबेदार पद से ऊंचा पद हासिल नहीं कर सकते थे। इस प्रकार जनता के कई वर्ग असंतुष्ट थे और 1857 में विद्रोह के लिए तैयार थे। नई एनफील्ड राइफल में ग्रीज लगे कागज से ढके कारतूसों का प्रयोग विद्रोह का कारण नहीं थे, बल्कि उसने विद्रोह के लिए अवसर प्रदान किया। यह कल्पना की गई कि कागज में गाय और सूअर की चर्बी लगी थी और कारतूस का प्रयोग करने से पहले उसे दांतों से काटना पड़ता था। इसने सिपाहियों की धार्मिक भावुकता को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का अवसर प्रदान किया। इस प्रकार समाज से अन्य असंतुष्ट वर्गों को भी बगावत करने का मौका मिल गया। सिपाहियों ने 10 मई 1857 को विद्रोह किया और इस आग ने शीघ्र ही हिमालय की पहाड़ियों से लेकर विंध्य और बिहार से लेकर राजपूतानों के संपूर्ण हिंदी केंद्र स्थल को अपने चपेट में ले लिया। सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली का कूच किया। वहां भी सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना और उन्हें भारत का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार वे भारतीय और हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के प्रतीक बने। हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे की भावना का आदर किया और जहाँ भी विद्रोह को सफलता मिली वहाँ हिंदू की भावना के प्रति सद्भावना संकेत के रूप में गौवध को वर्जित कर दिया गया। नेतृत्व के सभी स्तरों पर हिंदुओं और मुसलमानों का समान रूप से प्रतिनिधित्व किया गया। इस प्रकार सिपाहियों की बगावत के रूप में जिसकी शुरुआत हुई वह क्रांतिकारी विद्रोह में विकसित हो गई। इसमें लोगों के विभिन्न तबके जैसे तालुकेदार, मध्यम और उच्च वर्ग,
कृषक, दस्तकार इत्यादि भी शामिल हो गए। यह असैनिक जनता का विद्रोह था। साधारण व्यक्ति भालों, कुल्हाड़ियों, तीर कमानों, लाठियों, दरातों और पुरानी बंदूकों से लड़े। विद्रोह का असैनिक चरित्र इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि एक अनुमान के अनुसार अवध में अंग्रेजों से लड़ते हुए जो 1,50,000 व्यक्ति मारे गए, उनमें से 1 लाख से ऊपर असैनिक थे। इन विद्रोह को अंत में असफल होना ही था। यह एक असमान संघर्ष था, क्योंकि एक ओर तो समस्त संसार में अपने शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा और स्थानीय ताकतों द्वारा समर्थित अंग्रेजी साम्राज्यवाद था, और दूसरी ओर वे बागी थे जिनके पास हथियार, संगठन, अनुशासन और एक केंद्रित और कृतसंकल्प नेतृत्व का अभाव था। 3 महाप्रांतों में उदीयमान मध्यम वर्ग के विद्रोह के प्रति उदासीन और उसका विद्रोह था, परंतु अंग्रेजी सरकार के प्रति उसका रवैया अक्सर सहानुभूतिपूर्ण होता था, क्योंकि अब वह एक प्रबुद्ध प्रशासन की आशा करता था। इससे पहले कि बागी अपनी कमियों को दूर करते, अंग्रेजों ने अपने विशाल संसाधनों को संगठित किया, उन्हें बागियों का अत्यंत क्रूरता से दमन किया और भारत के वीर सपूतों के रक्त में विद्रोह का डुबोकर उसे कुचल दिया। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली का पतन हुआ और बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया। यह विद्रोह प्राणघातक कदम सिद्ध हुआ। जब तक कि सभी सेनापतियों की मृत्यु न हुई, वे बड़ी वीरता से लड़ते रहे। नाना साहेब कानपुर में पराजित हुए और उनके वीर सहायक तात्या टोपे ने अप्रैल 1859 तक गुरिल्ला युद्ध को जारी रखा। अंत में शत्रु के मित्र एक जमींदार ने उनके साथ विश्वासघात किया। उन सब के में सबसे ज़्यादा बहादुर झांसी की रानी और अपने हाथ में तलवार लेकर अंग्रेजों से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। 1859 तक बिहार के कुंवर सिंह बख्त खान, जिन्हें सिपाही के पद से उठाकर दिल्ली के बागियों की सैनिक कमान संभाली थी, बरेली के खान बहादुर खान और फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह सभी की मृत्यु हो चुकी थी। अवध की बेगम को नेपाल में शरण ढूंढनी पड़ी। विद्वानों ने विद्रोह की प्रकृति को लेकर विवाद रहा है। कुछ ने इसे भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध का नाम दिया है, जबकि दूसरों ने केवल सिपाहियों का विद्रोह माना है। हमने विद्रोह के बारे में जो समझा, उससे यह स्पष्ट है कि केवल सिपाहियों की ही बगावत नहीं थी, बल्कि उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक भारतीय जनता सभी वर्ग शामिल थे। उनकी अपनी गहरी सामाजिक और आर्थिक शिकायतें थी। वे दयानतदारी के साथ विदेशी शासन का अंत चाहते थे। वे अपने स्वधर्म और स्वदेश के लिए भी लड़ रहे थे। यह प्राचीन भारत का विदेशी दासता से मुक्त होने का अंतिम निराशाजनक प्रयास था। यह सच है कि उदीयमान नए भारत ने स्वयं को इससे दूर रखा। अनेक भारतीय शासकों ने शत्रु का साथ दिया और वह विद्रोह के लिए उचित समय भी नहीं था, लेकिन भारत अपने दिल से विद्रोह के साथ था और इस अर्थ में वह एक महान लोकप्रिय विद्रोह था। स्वतंत्रता के किसी भी युद्ध में समस्त देश और सभी वर्ग लोग सम्मिलित नहीं होते। इस अर्थ में विद्रोह का भारत में स्वतंत्रता के युद्ध के प्रथम दौर के रूप में स्वागत किया जा सकता है। हालांकि 1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व पूर्णतः स्थापित हो गया था, लेकिन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास पर विद्रोह के दूरगामी प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण थे। जिन वीरों ने मातृभूमि के लिए लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की, वे देशवासियों के लिए प्रशंसा के पात्र तो बने ही, साथ ही देश के हर घर में उनका नाम लिया जाने लगा। शासक भी उनसे भयभीत थे। उनकी याद में
ने उन भारतीयों को प्रेरित किया जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे। इन शहीदों ने भारतीय राजनीति में चरमवाद के बीज बो दिए। विद्रोह का भय अंग्रेजी शासक के लिए दुःस्वप्न बन गया और उन्होंने अब उग्रवाद के विचार के रूप में तौर पर दिलचस्पी लेना छोड़ दिया। भारत पर शासन करने की ताकत प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन में निहित थी और अब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के जुए को बड़ी मजबूती के साथ भारत की गर्दन से जकड़ दिया गया। यहाँ से अंग्रेजी सक्रियता ने भारत में सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रतिक्रियावाद तत्व जैसे जमींदारों और तलुकेदारों, राजाओं, सांप्रदायिक अलगाववादियों और नौकरशाहों से मिल गए। इससे पहले कि हम आधुनिक भारत के नए प्रभात को देखें, हमारे सामने रात का सबसे अंधकारमय दृश्य था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।